हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एटॉमिक हैबिट्स की पूरी समरी को डिटेल में जानेंगे। हाँ, ये वीडियो लंबी जरूर हो सकती है क्योंकि हमने इस वीडियो में सारे मेजर चैप्टर को कवर किया है और की लेसन्स भी बताए हैं। तो चलो सुनते हैं एटॉमिक हैबिट्स बुक की। ऑथर अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं, एक ऐसी भयानक चोट, कैटास्ट्रॉफिक इंजरी के बारे में जो उन्हें हाई स्कूल में लगी थी। एक क्लासमेट का बेसबॉल बैट गलती से उनके चेहरे पर पूरी तेजी से आ लगा। चोट बहुत सीरियस थी और इस चोट की वजह से उनकी नाक की हड्डी टूट गई थी। स्कल में मल्टीपल फ्रैक्चर्स और दोनों आई सॉकेट्स टूट गए थे। उनके दिमाग में स्वेलिंग इतनी तेजी से बढ़ी कि वो बेहोश हो गए। उन्हें बार बार दौरे पड़ने लगे और यहाँ तक कि उनकी सांस भी रुक गई थी। उनकी हालत इतनी नाजुक थी कि उन्हें हेलीकॉप्टर से एक बड़े हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में रखा गया। ऑथर के ठीक होने तक का सफ़र बहुत लंबा और मुश्किल भरा था। कोमा से जागने के बाद उन्हें पता चला कि उनके सूंघने की शक्ति चली गई है। जब उन्होंने अपनी नाक साफ की तो वो हवा उनके आई सॉकेट के फ्रैक्चर से निकलकर उनकी लेफ्ट आंख को बाहर धकेल रही थी, जो बस उनकी पलक और ऑप्टिक नर्व से अटकी हुई थी। आने वाले महीने उनके लिए बहुत कठिन थे। उन्हें डबल विजन, मतलब उन्हें एक ही चीज़ दो बार दिखने की प्रॉब्लम थी। वो 8 महीनों तक कार नहीं चला सकते थे और उन्हें सीधी लाइन में चलने जैसी बेसिक मोटर स्किल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ी। 1 साल बाद जब उन्होंने बेसबॉल में वापसी करने की कोशिश की तो उन्हें एक बड़ा झटका लगा। उन्हें वार्सिटी टीम से निकाल दिया गया, जो उनके लिए बहुत शर्मिंदगी भरा था। सीनियर ईयर में भी उन्हें खेलने का मौका ना के बराबर मिला। इसके बावजूद उन्हें विश्वास था कि वो बेहतर कर सकते हैं और वो जानते थे कि इसके लिए उन्हें ही जिम्मेदारी लेनी होगी। असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने डेनिसन यूनिवर्सिटी में कॉलेज शुरू किया। वो बेसबॉल टीम में सिलेक्ट तो हो गए, लेकिन एक फ्रेशमैन, मतलब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के तौर पर वो रोस्टर में सबसे नीचे थे। उन्हें एहसास हुआ कि वो अब स्टार प्लेयर नहीं बनने वाले, इसलिए उन्होंने उन चीज़ों पर फोकस किया जिन्हें वो कंट्रोल कर सकते थे, यानी अपनी आदतों पर। उन्होंने छोटी शुरुआत की। अपने दोस्तों की तरह लेट नाइट वीडियो गेम्स खेलने की बजाय उन्होंने अच्छी नींद लेने की आदत बनाई और जल्दी सोने लगे। कॉलेज के गंदे रूम में उन्होंने अपना रूम साफ सुथरा रखना शुरू किया। इन छोटी छोटी आदतों से उन्हें अपनी लाइफ पर कंट्रोल महसूस हुआ और उनका कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। ये नया कॉन्फिडेंस उनकी पढ़ाई में भी दिखा और वे अपने फर्स्ट ईयर में पूरे कॉलेज के टॉपर बने। ऑथर जोर देकर कहते हैं कि उनकी सक्सेस किसी एक पल से नहीं आई, बल्कि सालों तक लगातार छोटी आदतों को फॉलो करने के कंपाउंडिंग इफेक्ट से आई। उन्होंने हफ्ते में कई बार वेट्स उठाने की आदत बनाई। नतीजा, उनका 6 फुट 4 इंच का फ्रेम, जो पहले 170 पाउंड्स का था, 200 पाउंड्स का हो गया। अपने फाइनल ईयर तक, यानी चोट लगने के 6 साल बाद, उनकी नींद, पढ़ाई और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की आदतों का असली फायदा उन्हें दिखने लगा। उन्हें यूनिवर्सिटी का टॉप मेल एथलीट चुना गया और ESPN एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम में भी सिलेक्ट हो गए। ऑथर कहते हैं कि भले ही वो कभी प्रोफेशनल प्लेयर नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने एक ज़्यादा रेयर चीज़ हासिल की। उन्होंने अपना पूरा पोटेंशियल हासिल किया। उनकी चोट ने उन्हें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाया। ऐसे बदलाव जो शुरू में बहुत छोटे और बेकार लगते हैं, वही जुड़ जुड़कर कमाल के रिजल्ट्स दे सकते हैं अगर आप उन्हें सालों तक निभाने को तैयार हैं। और इसी को कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। हमारी लाइफ की क्वालिटी अक्सर हमारी हैबिट्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। प्रोग्रेस एक धीमी चीज़ है, कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। अब हम आते हैं चैप्टर 1 पर, जिसका नाम है द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। इस चैप्टर में ऑथर एक ब्रिटिश क्रिकेट टीम का एग्जाम्पल देते हैं। चैप्टर की शुरुआत ब्रिटिश क्रिकेट टीम के एक पावरफुल एग्जाम्पल से होती है। 2003 तक ये टीम बिल्कुल एवरेज थी। उन्होंने 100 साल में सिर्फ एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। उनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि बहुत सारे टॉप बाइक मैन्युफैक्चरर्स ने उन्हें अपनी बाइक्स बेचने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी सेल्स खराब हो जाएगी। फिर उन्होंने डेव ब्रेल्सफर्ड को नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर हायर किया। ब्रेल्सफर्ड का तरीका अलग था। उनकी स्ट्रैटेजी को द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स कहते हैं। इसका सिंपल मतलब था, हर वो छोटी से छोटी चीज़ ढूंढो जो साइकिलिंग से जुड़ी है और उसे बस 1% बेहतर करो। शुरुआत में उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान दिया। बाइक की सीट्स को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया और टायर्स पर अल्कोहल रगड़ा ताकि ग्रिप अच्छी हो।
उन्होंने राइडर्स को सही तरीके से हाथ धोना सिखाया ताकि वो बीमार न पड़े। अलग अलग मसाज जेल्स ट्राई किए और यहाँ तक कि हर राइडर के लिए बेस्ट सोने वाले तकिए और गद्दे भी ढूंढे। उन्होंने टीम के ट्रक को अंदर से वाइट पेंट करवाया ताकि धूल के छोटे पार्टिकल्स भी दिख जाएं जो बाइक की परफॉर्मेंस को खराब कर सकते थे। ये 1% इम्प्रूवमेंट्स जुड़ते गए और रिजल्ट्स इतनी तेजी से आए कि सब हैरान रह गए। सिर्फ 5 साल में ब्रिटिश टीम ने 2008 ओलंपिक्स में 60% गोल्ड मेडल्स जीत लिए। अगले 10 सालों में वो साइकिलिंग हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल टीम बन गई। 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और 5 टूर de France जीते। ऑथर हमें ये एग्जाम्पल देकर ये समझाना चाहते हैं कि हम अक्सर बड़ी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमें छोटी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो बड़े रिजल्ट्स देते हैं। हमें लगता है कि अगर वेट कम करना है या बिजनेस बनाना है तो कोई दुनिया हिला देने वाला बदलाव करना पड़ेगा, मगर हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होना, जो शुरू में शायद नोटिसेबल भी ना हो लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। मतलब अगर आप 1 साल तक हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो आपके रिजल्ट्स 37 गुना ज्यादा हो जाएंगे। इसके उलट अगर आप हर दिन 1% खराब होते हैं तो आप लगभग 0 तक पहुंच जाएंगे। रिजल्ट्स ना के बराबर ही दिखेंगे। एक छोटी जीत या छोटी गलती जुड़ जुड़कर बहुत बड़ी चीज बन जाती है। इस चैप्टर को हम अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करें? हमें बस 1% बेटर होना है। हमें बस छोटी छोटी चीजों पर फोकस करना है। अब हम आते हैं चैप्टर 2 पर, जो है हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा। पहले चैप्टर में हमने सीखा कि 1% के छोटे चेंजेस कैसे कंपाउंड होकर बड़े रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन उन स्मॉल हैबिट्स को स्टिक करना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों हम नई आदतों को नहीं अपना पाते और उसी गंदी आदतों में पड़े रहते हैं? क्या नई हैबिट्स बनाना आसान है या मुश्किल? इसका जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेगा। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हमारी पहली गलती ये है कि हम गलत चीज़ को बदलने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग लास्टिंग चेंज लाने के लिए हमें प्रोसेस या आउटकम्स पर नहीं, बल्कि अपनी आइडेंटिटी यानी पहचान पर फोकस करना होगा। ऑथर समझाते हैं कि हर तरह का चेंज 3 अलग अलग लेयर्स पर होता है, जिसे हम प्याज या अनियन की तरह भी इमेजिन कर सकते हैं। पहली लेयर है आउटकम। ये सबसे बाहरी लेयर है। इसका फोकस होता है क्या मिलेगा, जैसे वेट कम करना, एक बुक पब्लिश करना या एग्जाम में टॉप करना। दूसरी लेयर है प्रोसेस। ये बीच की लेयर है। इसका फोकस होता है क्या करना है, जैसे रोज जिम जाना, डेस्क को साफ रखना या मेडिटेशन प्रैक्टिस शुरू करना। तीसरी लेयर है आइडेंटिटी। ये सबसे अंदर की डीपेस्ट लेयर है। इसका फोकस होता है कि हम क्या बिलीव करते हैं, मतलब आपका सेल्फ इमेज और दुनिया को देखने का तरीका कैसा है। जब हम हैबिट्स बनाना शुरू करते हैं तो हम आउटकम बेस्ड हैबिट्स, क्या अचीव करना है, उस पर हम फोकस करते हैं, जबकि हमें आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, मतलब हमें क्या बनना है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। आपकी पहचान ही आपके एक्शंस के पीछे का सिस्टम होती है। अगर आपका बिहेवियर आपकी सेल्फ इमेज से मैच नहीं करता तो वो हैबिट टिकेगी नहीं। मतलब आपको जो बनना है उससे आप अभी से इमेजिन करो। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब कोई आपको सिगरेट ऑफर करे और आप कहें नहीं थैंक्स, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब है कि दिमाग में आप अभी भी स्मोकर ही हैं जो उसे छोड़ना चाह रहा है। आपको ऐसा नहीं बोलना, आपको ऐसा बोलना है कि नहीं थैंक्स, मैं स्मोकर नहीं हूं। ये छोटा सा फर्क आइडेंटिटी शिफ्ट दिखाता है। अब स्मोकिंग आपकी पहचान का हिस्सा नहीं है। हमने देखा कि आउटकम बदलने से पहले आइडेंटिटी बदलना जरूरी है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी बदले तो बदले कैसे? इसे बदलने के लिए हम 2 स्टेप फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कोई भी शुरू कर सकता है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप कौन बनना चाहते हो। ये काम सिर्फ मैं क्या अचीव करना चाहता हूं से नहीं होता, ये काम मैं कौन बनना चाहता हूं से होता है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 10 किलो लूज करना चाहता हूं, आप ये मत सोचो, आप ये सोचो कि मैं एक हेल्दी और डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। ये आपको वैसा बनने में मदद करेगा। आपको लगेगा कि मैं तो डिसिप्लिन्ड हूं और वो हैबिट अपने आप होगी। जब आप अपनी आइडेंटिटी पे फोकस करते हो तब हैबिट्स ऑटोमेटिकली उस आइडेंटिटी के साथ अलाइन होने लगती हैं। अब आता है दूसरा स्टेप, प्रूव करना। मतलब अब आपने जो सोचा है कि मैं ऐसा हूं, तो अब आपको वैसा ही बनना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने सोचा कि मैं एक हेल्दी और डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो अब आपको उसे पूरा करके दिखाना होगा और इससे आपकी आइडेंटिटी बदल जाएगी, जिससे हैबिट को बनाना आसान हो जाएगा।
तो आइए तीसरे चैप्टर पर आते हैं, जो है हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। कभी सोचा है हम कुछ काम बार बार बिना सोचे समझे कैसे कर लेते हैं? जैसे घर आते ही फोन उठाना या लाइट ऑन करना। ये सब होता है हैबिट की वजह से। और इस चीज को समझाने के लिए ऑथर ने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में हमें बताया है, जो एक साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक ने किया था। उन्होंने एक बिल्ली को पजल बॉक्स में बंद कर दिया और बिल्ली को बॉक्स से बाहर निकलने के लिए एक लेवर दबाना था और बाहर खाना रखा था। पहले तो बिल्ली इधर उधर भटकती रही, हर जगह में नाक मारती रही। जब उससे गलती से लेवर दब गया और दरवाजा खुल गया तो उसे खाना मिला। बिल्ली के दिमाग ने तुरंत नोट कर लिया कि ये लेवर दबाने से खाना मिलता है। अब समझो, हैबिट एक ऐसी चीज है जो बार बार करते रहने से वो ऑटोमेटिक हो जाती है। जब आप एक नया काम करते हो, दिमाग उसको समझता है और वो चीज उसके लिए नई होती है, पर जब उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है तो ब्रेन उस चीज को स्टोर कर लेता है। जैसे परेशानी में हो तो भागने का मन करता है या काम के बाद गेम खेलने का मन करता है। ब्रेन को जिस चीज में मजा आता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हैबिट दरअसल दिमाग का एक शॉर्टकट होता है। लोग सोचते हैं हैबिट्स बोरिंग होती हैं, पर सच्चाई तो ये है। पहला लॉ है मेक इट ऑब्वियस। मतलब आपको अपनी हैबिट दिखनी चाहिए जो आप कर रहे हो। मतलब आपने कोई चीज देखी और आपका मन करने लगा उसे करने का। मतलब आपको पहले क्यों मिला, बस अब आपको उसे ध्यान से देखना है कि वो कौन सी चीज है जिसने आपको उस बैड हैबिट की याद दिलाई। अगर आपको कोई अच्छी हैबिट बनाना है तो उस क्यू को ऑब्वियस बनाना होगा, मतलब उसे आसान बनाना होगा। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो बुक को टेबल पे रखो, अलमारी में मत छुपाओ। जिम जाना है तो जूते पहले से तैयार रखो। आपका ब्रेन जब क्यू देखता है वो अपने आप एक्टिव हो जाता है। और अगर आपको बुरी हैबिट तोड़नी है तो उस क्यू को गायब कर दो। सिंपल मतलब यह है कि जो चीज दिख जाती है वो चीज याद आ जाती है, जो गायब हो जाती है वो भूल जाते हैं। अब इस लॉ के 4 सब चैप्टर है, उन्हें भी समझते हैं ताकि हमें यह पहला लॉ अच्छे से समझ आ जाए। चैप्टर 4, द मैन हु डिड नॉट लुक राइट में ऑथर एक पावरफुल कहानी बताते हैं, एक नर्स की जिसे अपने पेशेंट को देखते ही महसूस हुआ कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसे कुछ गलत लग रहा था। कुछ मिनट्स बाद पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया। ऑथर कहते हैं वो नर्स कोई सुपर ह्यूमन नहीं थी, बल्कि उसके दिमाग ने पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया था, क्योंकि उसने हजारों पेशेंट्स को देखा था, उसे एक्सपीरियंस हो गया था। इसी तरह हमारी लाइफ में भी हर हैबिट क्यूज पे चालू होती है, लेकिन हम इन क्यूज पर ध्यान ही नहीं देते। अगर हम अपनी हैबिट्स को देख ही नहीं पा रहे तो उन्हें बदल नहीं सकते। ऑथर एक टेक्निक के बारे में हमें अपनी बुक में बताते हैं, हैबिट स्कोर कार्ड के बारे में। ये एक सेल्फ अवेयरनेस एक्सरसाइज है जिसमें हम अपने दिन के हर काम को लिखते हो और उसके सामने ये टैग करते हुए लिखते हैं गुड, बैड या न्यूट्रल। मतलब क्या वो काम अच्छा था, बुरा था या नॉर्मल था। पर सवाल ये उठता है कि हम इस हैबिट स्कोर कार्ड को कैसे बनाएं, कैसे अपनी जिंदगी में से अप्लाई करें। चलो सीखते हैं। आपको अपने दिन के हर एक्शन को लिखना है। मैं क्या करता हूं, कब करता हूं। जैसे सुबह उठते ही फोन देखना। अब इसके आगे टैग लगाओ कि ये हैबिट कैसी है, बैड, गुड या न्यूट्रल। तो ये बैड हैबिट है तो आप बैड लिखेंगे। ये आपको आपके हैबिट को देखने में मदद करेंगी और आपको पता चलेगा आप क्या कर रहे हैं। अब आपको पता चल गया कि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है, लेकिन अवेयरनेस के बाद क्या, चलो देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कैसे एक नई हैबिट को सही तरीके से स्टार्ट करें बिना कंफ्यूजन के। अगला चैप्टर है द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। ऑथर यहां बताते हैं कि ज्यादा लोग न्यू हैबिट्स इसीलिए स्टार्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके प्लान्स क्लियर नहीं होते। उन्हें बस इतना मालूम होता है मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे पढ़ना है, लेकिन कब, कहां और कैसे करना है ये डिसाइड ही नहीं होता, या उन्हें मालूम ही नहीं होता कि वो ये सब करे तो करें कैसे। ये करने के लिए ऑथर हमें 2 सिंपल ट्रिक बताते हैं, जिसका नाम है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन और हैबिट स्टैकिंग। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का मतलब है अपनी हैबिट के लिए क्लियर प्लान बनाना। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो मैं सुबह 7 बजे ड्राइंग रूम में 10 पुशअप्स करूंगा, या फिर मैं रात को डिनर के बाद सोफे पर 10 मिनट पढ़ाई करूंगा। मतलब प्लान बनाना कि मैं क्या करूंगा, कहां करूंगा और कितने बजे करूंगा। यही होता है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। और हैबिट स्टैकिंग का मतलब है एक नई हैबिट को पुरानी के साथ जोड़ देना। चलो इसे भी अब हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे आप सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, यह है आपकी पहली हैबिट। अब आप ब्रश करते करते कोई दूसरी हैबिट को करते हैं, जैसे बुक पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो होती है हैबिट स्टैकिंग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपने सोचा कि मैं अब चाय पीऊंगा, अब यह आपकी पुरानी हैबिट है। अब आप चाय पीते पीते कुछ लिख रहे हो तो वो हो गई आपकी नई हैबिट, और यही होती है हैबिट स्टैकिंग, पुरानी हैबिट के साथ कोई नई हैबिट जोड़ देना। आप सोच रहे हो कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, पर कल आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को क्लियर सिग्नल नहीं मिला।
लेकिन अगर आप लिख लो, मैं सुबह 7 बजे रनिंग शूज़ पहनकर पार्क जाऊंगा, तो दिमाग में एक एग्जैक्ट सीन बन जाता है। और जब सीन क्लियर होता है तो उसे पूरा करना आसान लगता है। फिर जब आप नई हैबिट को पुरानी के साथ चिपका देते हो, जैसे चाय के बाद कुछ लिखना, तो आपको सोचना ही नहीं पड़ता, हैबिट ऑटोमेटिकली चल पड़ती है। तो अब हमने पहले लॉ को अच्छे से समझ लिया है, अब हम समझते हैं सेकंड लॉ को, जो है मेक इट अट्रैक्टिव। जैसे लॉ 1 के 4 सब चैप्टर्स थे, वैसे ही इस लॉ के भी 3 सब चैप्टर्स हैं। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 8, हाउ टू मेक अ हैबिट इररेजिस्टिबल से, जो दूसरे लॉ का पहला सब चैप्टर है। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप अपने हैबिट्स को बनाए रखना है तो उन्हें अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंसान हमेशा उन्हीं चीज़ों की तरफ जाता है जो उसके दिमाग में प्लेजर या रिवॉर्ड का सिग्नल देता है। और ये सिग्नल हमें मिलता है डोपामीन से, जो एक केमिकल है हमारे ब्रेन में जो एंटिसिपेशन या एक्साइटमेंट क्रिएट करता है और हमें खुशी देता है। हर हैबिट एक डोपामीन ड्रिवन फीडबैक लूप फॉलो करती है। यानी जब आप कुछ अच्छा होने की एक्सपेक्टेशन करते हो तो डोपामीन रिलीज होता है और वो आपको एक्शन लेने के लिए पुश करता है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि रिवॉर्ड मिलने पर नहीं, बल्कि रिवॉर्ड के एंटिसिपेशन पर डोपामीन पीक करता है। यानी हम खुशी से ज्यादा उसके इंतजार में मोटिवेटेड रहते हैं। सोच के देखो, आप नेटफ्लिक्स ओपन करते हो और देखते हो न्यू एपिसोड रिलीज्ड, तुरंत दिल में एक छोटी सी एक्साइटमेंट आती है। यही डोपामीन है। आपने अभी एपिसोड देखा भी नहीं है, लेकिन ब्रेन को लगता है कि रिवॉर्ड मिलने वाला है। इसी फीलिंग के कारण हम स्क्रॉल करते रहते हैं, क्योंकि एंटिसिपेशन इतना पावरफुल है। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं लैब एक्सपेरिमेंट्स का, जहां साइंटिस्टों ने चूहों को एक लेवर दिया जिसे दबाने पर उन्हें खाना मिलता था। इसके 2 सिनारियोज देखे गए। जब चूहों को पता था कि हर बार लेवर दबाने पर खाना हमेशा उसी टाइम पर मिलेगा, तो थोड़े टाइम बाद उनका इंटरेस्ट कम हो गया। मतलब जब हमें पता होता है कि कोई चीज़ तो मिलनी ही है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और दूसरे सिनारियो में यह देखा गया कि जब रिवॉर्ड मिलने की कोई गारंटी नहीं थी, कभी मिलता था कभी नहीं, तो चूहों ने लेवर को और ज्यादा बार दबाया। उन्हें यह जिज्ञासा रहती थी कि क्या इस बार खाना मिलेगा। इस उम्मीद ने उन्हें हुक्ड रखा। इसीलिए सोशल मीडिया ऐप्स या यूट्यूब नोटिफिकेशंस इतनी एडिक्टिव है, क्योंकि आप नहीं जानते नेक्स्ट पोस्ट या वीडियो में क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। अब चलते हैं चैप्टर 9 पर, जो है द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हमारे आसपास के लोग, हमारा फैमिली, फ्रेंड्स और सोशल सर्कल हमारे हैबिट्स के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। हम वो करते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं, क्योंकि इंसान एक सोशल क्रीचर है। अगर आपका ग्रुप हेल्दी खाना खाता है तो आप भी अपने आप वही फॉलो करते हो। हम 3 ग्रुप से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स से, हमारे दोस्तों से और हमारे सोसाइटी से जहां हम रहते हैं। हमारी हैबिट्स ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करती हैं कि हमारे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं। हम नेचुरली उन्हीं चीज़ों को अच्छा या कूल समझते हैं जो हमारे ग्रुप में कॉमन होती हैं। जैसे अगर आपके दोस्त रोज़ जिम जाते हैं तो आपके लिए भी जिम जाना नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन अगर आपके दोस्त हमेशा जंक फूड खाते हैं तो हेल्दी खाना बोरिंग लगेगा। आसान शब्दों में, हम अपने ग्रुप के जैसे बन जाते हैं। और अगर आप अपने हैबिट्स बदलना चाहते हो तो बस अपना एनवायरनमेंट और लोग बदल दो। वो लोग ढूंढो जिनके एक्शंस आपके गोल्स के जैसे हैं, फिर अच्छी हैबिट्स अपने आप अच्छी लगने लगेंगी। ऑथर बताते हैं कि जब आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको भी उसी ग्रुप के जैसे बनना पड़ता है। आपका ब्रेन रिजेक्शन को एक बुरी चीज समझता है, इसीलिए एक्सेप्टेंस मिलना इनाम जैसा लगता है और डोपामीन रिलीज होता है। इसी तरह जेम्स क्लियर लिखते हैं, One of the most effective things you can do to build better habits is to join a culture where your desired behavior is the normal behavior. यानी अगर आप पढ़ने वाले लोगों के बीच में रहते हो तो पढ़ना बहुत आसान लगता है। अगर आप क्रिएटिव लोगों के साथ हो तो क्रिएटिविटी आसान लगती है। आपको भी अपनी जिंदगी में अच्छे ग्रुप के साथ रहना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपके अच्छे हैबिट्स को बनाने में मदद करे। तो चलो अब उस चीज़ पर बात करते हैं जिसके लिए आपने ये वीडियो पे क्लिक किया था, कि अपनी बुरी आदतें कैसे मिटाएं। तो चलते हैं अपने 10वें चैप्टर पर, जो है हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेज ऑफ योर बैड हैबिट्स। और ये आखिरी सब चैप्टर है दूसरे लॉ का। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर बुरी आदत के पीछे एक छिपा कारण होता है। एक क्रेविंग होती है, उस चीज को करने का मन करता है ताकि हमें प्लेजर मिले, खुशी मिले, चाहे लॉन्ग टर्म में नुकसान ही क्यों ना हो, हम इसे करते ही हैं। तो बैड हैबिट्स तोड़ने का असली तरीका है उन्हें अनअट्रैक्टिव बनाना, उनके पॉजिटिव इमेज को तोड़कर रियलिटी दिखाना। बैड हैबिट्स तभी ब्रेक होती हैं जब आप उन्हें अपने दिमाग में बैड चीज समझते हैं। ऑथर कहते हैं, रीप्रोग्राम योर ब्रेन टू सी द बेनिफिट्स ऑफ गुड हैबिट्स एंड द कॉस्ट्स ऑफ बैड वंस। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो तुरंत प्लेजर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म गोल को अट्रैक्टिव समझे। सोच के देखिए, आपका बहुत ही परेशान मूड है, अब शाम को आपको थोड़ा रिलैक्स करना है, आप फोन उठाते हैं और स्क्रॉल करना शुरू करते हैं। थोड़ा डोपामीन मिलता है, आपको अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे वो 10 मिनट 1 घंटे में बदल जाते हैं। आपका स्ट्रेस तो गया नहीं, पर मन में एक और परेशानी खड़ी हो जाती है। यहां ऑथर कह रहे हैं, हर बैड हैबिट के पीछे एक सोल्यूशन छिपा होता है।
प्रॉब्लम स्ट्रेस है, लेकिन आप उस स्ट्रेस का सल्यूशन गलत जगह ढूंढ रहे हो। आप उसका सल्यूशन फोन में ढूंढ रहे हो। हैबिट खुद प्रॉब्लम नहीं है, उसके पीछे जो क्रेविंग है वो असली प्रॉब्लम की जड़ है। ऑथर हमें एक टेक्निक बताते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम बैड हैबिट्स को छोड़ सकते हैं, और वो टेक्निक है रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग का मतलब है अपनी सोच बदलना। मतलब अगर कोई काम बोरिंग या टफ लगता है तो उसको एक पॉजिटिव नजरिए से देखना। जैसे हम अक्सर कहते हैं मुझे जिम जाना है, सुनने में लगता है जैसे कोई ड्यूटी हो, लेकिन अगर आप बोलो मुझे जिम जाने का मौका मिल रहा है तो फील बदल जाती है। अब वो काम मजबूरी नहीं लगता, ग्रैटिट्यूड लगता है। आपका दिमाग समझता है ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, और उसमें रिवॉर्ड का इमोशन आ जाता है। सिंपल शब्दों में रीफ्रेमिंग का मतलब है प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना। जब आप हर हैबिट में चॉइस और ग्रैटिट्यूड का एंगल लाते हो तो बैड हैबिट्स अनअट्रैक्टिव लगती हैं और गुड हैबिट्स नेचुरली अच्छी बन जाती हैं। अब आप इसे कैसे कर सकते हो, तो चलो बताता हूं। अपने क्यू को पॉजिटिव एंगल दो, मतलब अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव सोच में बदलो। एग्जाम्पल, मुझे पढ़ना पड़ेगा मत सोचो, बल्कि ये सोचो आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। इससे काम मुश्किल की जगह मजेदार लगने लगता है। दूसरा, आप असली क्रेविंग पे फोकस करो, मतलब अपनी बैड हैबिट के पीछे छुपी हुई असली जरूरत ढूंढो। इसको और अच्छे से समझते हैं। आप सिगरेट क्यों पीते हैं? शायद स्ट्रेस कम करने के लिए। सोशल मीडिया क्यों देखते हो? शायद बोर हो रहे हो इसलिए देख रहे हो, या टाइम पास के लिए देख रहे हो। आपकी प्रॉब्लम हैबिट नहीं, क्रेविंग है। उस क्रेविंग को पूरा करने का बेहतर तरीका ढूंढो। जैसे अगर स्ट्रेस कम करने के लिए स्मोकिंग कर रहे हो तो उसकी जगह 5 मिनट बाहर जाके घूम लो या फिर मेडिटेशन कर लो। अब हमने समझा कि हैबिट्स को इररेजिस्टिबल कैसे बनाएं और बैड हैबिट्स के पीछे के रीजन को कैसे समझें। नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करेंगे लॉ 3, मेक इट ईजी, जहां हम सीखेंगे कि अच्छी हैबिट्स बनाना कैसे पॉसिबल है, हम कैसे इसे कर सकते हैं। सोचो, तुम एक नई हैबिट स्टार्ट करना चाहते हो, जिम जाना, बुक पढ़ना या रोज स्टडी करना। शुरू के कुछ दिन मोटिवेशन हाई होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो हैबिट छूट जाती है। ऐसा इसीलिए नहीं होता क्योंकि तुम वीक हो, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारी हैबिट बहुत डिफिकल्ट होती है। इसीलिए बिहेवियर चेंज का थर्ड लॉ कहता है, हैबिट को डिफिकल्ट मत बनाओ, उसे ईजी बनाओ। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर तुम किसी हैबिट को कंसिस्टेंट बनाना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप है उसे इतना सिंपल बनाना कि तुम बिना ज्यादा सोच के उसे कर दो। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस समझना जरूरी है, मोशन और एक्शन का डिफरेंस। ज्यादातर लोग मोशन में रहते हैं। मोशन का मतलब होता है प्लानिंग करना, रिसर्च करना, स्ट्रैटेजी बनाना। जैसे कोई इंसान डाइटिंग के बारे में आर्टिकल्स पढ़ता रहता है, वर्कआउट वीडियोस देखता रहता है, जिम का परफेक्ट शेड्यूल बनाता रहता है, लेकिन एक्चुअल वर्कआउट कभी स्टार्ट ही नहीं करता। ये सब मोशन है। मोशन में बिजी रहने से लगता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में कोई रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट तब आता है जब मोशन एक्शन में कन्वर्ट होता है। हेल्दी फूड खाना, जिम जाना या एक्चुअल में पढ़ना, ये सब एक्शन है, और हैबिट्स सिर्फ एक्शन से बनती हैं। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी, हैबिट्स परफेक्ट होने से नहीं, रिपीट होने से बनती है। बहुत लोग सोचते हैं कि जब तक परफेक्ट प्लान नहीं बनेगा तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन ब्रेन का सिस्टम कुछ और ही है। जब तुम किसी काम को बार बार रिपीट करते हो तब तुम्हारा ब्रेन उस बिहेवियर को ऑटोमेटिक बना देता है। न्यूरोसाइंस में इसे लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में समझो तो जितनी बार तुम कोई काम रिपीट करते हो उतना ही स्ट्रांग उसका न्यूरल कनेक्शन बन जाता है। इसीलिए हैबिट इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि कितने दिन बीत गए, हैबिट इस बात पर डिपेंड करती है कि तुमने उसे कितनी बार रिपीट किया। अब एक और इंटरेस्टिंग रूल आता है जो ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। इंसान की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा वो काम चूज करे जिसमें सबसे कम एफर्ट लगे। अगर एक तरफ फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना है और दूसरी तरफ बुक उठाकर पढ़ना है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली इजी ऑप्शन चूज करेगा। इसीलिए सॉल्यूशन ये नहीं है कि तुम अपने आप को फोर्स करो, सॉल्यूशन ये है कि तुम अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो। ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें गुड हैबिट्स करना इजी हो जाए और बैड हैबिट्स करना डिफिकल्ट। जैसे अगर तुम जिम हैबिट बनाना चाहते हो तो रात को ही अपने जिम क्लोथ्स रेडी रख दो, सुबह उठते ही तुम्हें डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अगर तुम टीवी कम देखना चाहते हो तो टीवी का प्लग निकाल दो या रिमोट दूर रख दो। ये छोटे छोटे स्टेप्स फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं और फ्रिक्शन ही हैबिट्स को कंट्रोल करता है। और नई हैबिट स्टार्ट करने का सबसे पावरफुल रूल है 2 मिनट रूल।
रूल सिंपल है, जब भी कोई नई हैबिट स्टार्ट करो उसे 2 मिनट से छोटा बना दो। अगर तुम बुक पढ़ना चाहते हो तो बस 1 पेज पढ़ने का गोल रखो। अगर तुम वर्कआउट स्टार्ट करना चाहते हो तो बस 2 पुशअप्स करो। ये छोटा सा स्टार्ट तुम्हारे ब्रेन को एक सिग्नल देता है कि हैबिट शुरू हो चुकी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बार तुम स्टार्ट कर देते हो तो उसे कंटिन्यू करना बहुत ईजी हो जाता है। कभी कभी लोग डिसिप्लिन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग सिस्टम बनाते हैं। इसीलिए कुछ लोग कमिटमेंट डिवाइसेस यूज करते हैं। कमिटमेंट डिवाइस का मतलब होता है आज ऐसा डिसीजन लेना जो तुम्हारे फ्यूचर बिहेवियर को कंट्रोल करे। एक फेमस एग्जाम्पल है राइटर विक्टर ह्यूगो का। जब उन्हें अपनी बुक फिनिश करनी थी तो उन्होंने अपने कपड़े लॉक करवा दिए ताकि वो घर से बाहर ही ना जा सके और सिर्फ राइटिंग पर फोकस करे। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी भी ये काम कर सकती है। ऑटोमेटिक सेविंग्स, सोशल मीडिया ब्लॉकिंग ऐप्स या स्केड्यूल्ड रिमाइंडर्स, ये सब सिस्टम्स तुम्हारी हैबिट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। इस लॉ का सिंपल सा लेसन ये है कि अगर तुम हैबिट्स को कंसिस्टेंट बनाना चाहते हो तो विल पावर पर डिपेंड मत करो। अपनी हैबिट्स को इतना इजी बना दो कि उन्हें करना नेचुरल लगने लगे, क्योंकि जब हैबिट इजी होती है तब उसे रिपीट करना इजी होता है, और जब रेपिटेशन होती है तभी रियल चेंज होता है। अब तक हमने 3 लॉज समझे। हैबिट को ऑब्वियस बनाओ, अट्रैक्टिव बनाओ और इजी बनाओ। इन 3 लॉज की मदद से कोई भी इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग हैबिट्स बिल्ड कर सकता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, अगर सब लोग सेम हैबिट्स फॉलो करें तो फिर कुछ लोग सिर्फ अच्छे क्यों बनते हैं और कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों बन जाते हैं? इसी सवाल का जवाब मिलता है एडवांस टैक्टिक्स में, जहां जेम्स क्लियर बताते हैं कि कैसे हम मियरली गुड से ट्रूली ग्रेट बन सकते हैं। ये आइडियाज उनकी बुक एटॉमिक हैबिट्स के लास्ट चैप्टर्स में आते हैं। सबसे पहली बात जो वो समझाते हैं वो है टैलेंट और जीन्स का सच। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट से आती है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। जीन्स आपकी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करते, लेकिन वो ये जरूर डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा फील्ड नेचुरली सूट करेगा। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लो। ओलंपिक स्विमर माइकल फेल्प्स और मिडिल डिस्टेंस रनर हिचाम एल गर्रूज दोनों अपने फील्ड्स में लेजेंड्स हैं। लेकिन अगर माइकल फेल्प्स रनिंग स्टार्ट कर दें और हिचाम स्विमिंग स्टार्ट कर दें तो शायद वो कभी इतने सक्सेसफुल ना हो पाए। रीजन सिंपल है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर उनके रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स के लिए परफेक्टली सूटेड है। यहां लेसन ये है कि लाइफ में ऐसा गेम चूज करो जहां ऑड्स तुम्हारे फेवर में हो। जब तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारी नेचुरल स्किल्स और पर्सनैलिटी से मैच करती हैं तो उन्हें फॉलो करना ईजी भी हो जाता है और सेटिस्फाइंग भी। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी क्राउडेड फील्ड में हो जहां तुम्हारा एडवांटेज कम है, तो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये है कि अपनी अलग अलग स्किल्स को कंबाइन करके एक नया गेम क्रिएट करो जहां तुम यूनिक बन सको। इसके बाद जेम्स क्लियर मोटिवेशन का एक पावरफुल प्रिंसिपल बताते हैं जिसे गोल्डीलॉक्स रूल कहा जाता है। इस रूल के अकॉर्डिंग इंसान तब सबसे ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है जब वो ऐसे काम करता है जो उसकी एबिलिटीज के बिल्कुल एज पर हो, ना बहुत इजी ना बहुत डिफिकल्ट। अगर कोई काम बहुत इजी होगा तो इंसान बोर हो जाएगा, और अगर बहुत डिफिकल्ट होगा तो वो जल्दी गिव अप कर देगा। लेकिन जब चैलेंज बिल्कुल जस्ट राइट होता है तब हम अपने बेस्ट परफॉर्मेंस में चले जाते हैं। लेकिन सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ा डेंजर फेलियर नहीं बल्कि बोरियत होती है। शुरू में कोई भी हैबिट एक्साइटिंग लगती है, लेकिन टाइम के साथ वो रूटीन बन जाती है और बोरिंग लगने लगती है। यही वो मोमेंट होता है जहां एमेचर्स गिव अप कर देते हैं। प्रोफेशनल्स का डिफरेंस ये है कि वो बोरिंग होने के बाद भी अपना स्केड्यूल फॉलो करते रहते हैं। और फाइनली जेम्स क्लियर एक और इंपॉर्टेंट वार्निंग देते हैं। हैबिट्स मास्टरी का फाउंडेशन जरूर है, लेकिन उनका एक डाउन साइड भी है। जब कोई काम बहुत ऑटोमेटिक हो जाता है तो हम उसमें इंप्रूवमेंट करना बंद कर देते हैं। हम सिर्फ रूटीन फॉलो करते रहते हैं और अपनी मिस्टेक्स को नोटिस करना बंद कर देते हैं। इसीलिए रियल मास्टरी के लिए एक सिंपल फॉर्मूला दिया गया है, हैबिट्स प्लस डेलिबरेट प्रैक्टिस इक्वल्स मास्टरी। मतलब सिर्फ हैबिट रिपीट करना काफी नहीं है, उस हैबिट को इंप्रूव भी करना जरूरी है। इसके लिए रिफ्लेक्शन और रिव्यू का सिस्टम होना चाहिए। जेम्स क्लियर खुद हर साल एक एनुअल रिव्यू और एक इंटेग्रिटी रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें वो चेक करते हैं कि उनकी हैबिट्स और एक्शंस उनके कोर वैल्यूज से मैच कर रहे हैं या नहीं। और एक फाइनल एडवाइस वो ये देते हैं, अपनी आइडेंटिटी को फ्लेक्सिबल रखो। कभी किसी एक लेबल से इतना अटैच मत हो जाओ कि अगर वो रोल चला जाए तो तुम्हारी आइडेंटिटी ही टूट जाए। लाइफ में चेंज कांस्टेंट है, इसलिए अपनी आइडेंटिटी को इतना ओपन रखो कि तुम नए रोल्स और अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट कर सको। अगर पूरी बुक को एक लाइन में समझा जाए
तो एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ छोटी हैबिट्स के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करने के बारे में है जहां छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स टाइम के साथ मिलकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। और जब ये सिस्टम लगातार रिफाइन होता रहता है, तब हैबिट्स सिर्फ रूटीन्स नहीं रहती, वो एक पावरफुल आइडेंटिटी बन जाती हैं जो लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती है। अब तक हमने इस पूरी जर्नी में हैबिट्स के पावरफुल प्रिंसिपल्स समझे, लेकिन अब वक्त है कंक्लूजन पर आने का। जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स के लास्ट पार्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं। रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि हैबिट स्टार्ट कैसे करें, रियल क्वेश्चन ये है कि रिजल्ट्स को लंबे टाइम तक कैसे मेंटेन करें। इसको समझाने के लिए वो एक पुरानी ग्रीक फिलॉसफी का एग्जाम्पल देते हैं जिसे सोराइट्स पैराडॉक्स कहा जाता है। सोचो, अगर किसी इंसान के पास एक कॉइन हो तो ऑब्वियसली वो अमीर नहीं है। अगर उसके पास 2 कॉइन्स हो तब भी नहीं। लेकिन अगर आप एक एक कॉइन ऐड करते जाओ, धीरे धीरे एक पॉइंट आता है जहां आपको मानना पड़ता है कि हाँ, अब ये इंसान अमीर हो गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई एक कॉइन ऐसा नहीं था जिसने उसे सडनली रिच बना दिया। ये हजारों छोटे एडिशंस का रिजल्ट था। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। एक छोटा चेंज आपकी लाइफ को इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म नहीं करता, लेकिन जब आप हंड्रेड्स और थाउजेंड्स टाइनी इंप्रूवमेंट्स को इन सिस्टम में जोड़ देते हो, तब एक दिन आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। इसी को वो हैबिट चेंज का होली ग्रेल कहते हैं। रियल गोल सिर्फ एक हैबिट बनाना नहीं है, रियल गोल है एटॉमिक हैबिट्स को स्टैक करना। मतलब एक छोटी हैबिट के ऊपर दूसरी हैबिट, फिर तीसरी हैबिट। धीरे धीरे ये हैबिट्स मिलकर एक पावरफुल सिस्टम क्रिएट कर देती हैं। शुरुआत में ये चेंजेस ऑलमोस्ट इनविजिबल लगते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली हैबिट्स फॉलो करते रहते हो, तो एक मोमेंट आता है जिसे टिपिंग पॉइंट कहा जाता है। यहाँ पर सडनली सब कुछ ईजी लगने लगता है। गुड हैबिट्स नेचुरली फॉलो होने लगती हैं क्योंकि अब पूरा सिस्टम ही आपके फेवर में काम कर रहा होता है। यही रीजन है कि जेम्स क्लियर सक्सेस को गोल नहीं, सिस्टम के रूप में देखने की सलाह देते हैं। गोल एक फिनिश लाइन होता है, एक बार अचीव हुआ और स्टोरी खत्म। लेकिन सिस्टम एक प्रोसेस होता है जो लगातार चलता रहता है। अगर आपको हैबिट्स मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो। अक्सर प्रॉब्लम इंसान में नहीं, सिस्टम में होती है। इसलिए रियल सीक्रेट ये है कि इंप्रूवमेंट कभी स्टॉप मत करो। जब भी लाइफ में रुकावट आए, बस वापस जाओ और 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज को अप्लाई करो। हैबिट को ऑब्वियस बनाओ, अट्रैक्टिव बनाओ, इजी बनाओ और सेटिस्फाइंग बनाओ। धीरे धीरे सिस्टम फिर से स्ट्रांग हो जाएगा। और फाइनली जेम्स क्लियर एक सिंपल लेकिन पावरफुल रिमाइंडर देते हैं। छोटी हैबिट सिर्फ ऐड नहीं होती, वो कंपाउंड होती हैं। बिल्कुल पैसे पर मिलने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। अगर आप सीखना, इंप्रूव करना और कंसिस्टेंट रहना नहीं छोड़ते, तो वक्त के साथ आप कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्ड कर सकते हैं। इसी आइडिया को एक लाइन में समराइज किया जाए तो मैसेज सिंपल है: टाइनी चेंजेस, रिमार्केबल रिजल्ट्स।